अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज बहुत से लोग तो ये प्रोग्राम इस वक्त देख ही नहीं रहे, क्योंकि 8 बजे बिजली चली जाती है। लाहौर में 3.5 घंटे के बाद 1 घंटे की, पूरे मुल्क में कहीं जाएं 18 घंटे बिजली गायब है, देहाती इलाकों में 22 घंटे। इसी बिजली ने बाकी करप्शन छोड़ दे तो ये बिजली का बहरान सिर्फ यही पुरानी हुकूमत को ले बैठा। उसमें राजा रेंटल साहब के कारनामे छोड़ दें, अरबों रुपये के फ्रॉड छोड़ दें, उसके अलावा जब बिजली नहीं थी। इस हुकूमत की भी लग रहा है, आने वाली हुकूमत की मैं कहूँगा, सुन यही रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है। अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की जो अपने इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन से, तो उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले कर्जे चुकाएं, पहले बिजली का बहरान हल करें, क्या हम करें। तो हमने सोचा एक तो लोगों से भी पूछ लें कि लोगों का क्या ख्याल है, क्या पहले करना चाहिए। वो भी अभी आपको मैं ओपिनियन सुनाऊंगा। और आज हम दो बड़े ही ऐसे रेलेवेंट लोगों से बात करेंगे, एक जिनकी पार्टी ने इस पर बहुत काम किया हुआ है, पूरी पॉलिसी भी बनाई, और दूसरे जो से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में अजीज़ दारी नहीं बल्कि उनके थिंक टैंक के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें जहांगीर तरीन साहब, PTI से। गुस्सा आपका ख़त्म हो गया है अभी इलेक्शन के जितने झगड़ों का फड्डों का? ये एक और बात है, देखें गुस्सा नहीं और है, अभी एनर्जी पे कैसे करेंगे बात, अलग बात। और लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान शहबाज साहब। वैसे फर्जंद हैं शहबाज शरीफ साहब के, लेकिन यहाँ पे इन हिज ओन राइट आए हुए हैं। ही इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर जो PMLN का थिंक टैंक है। तो पहले मेरा ख्याल है लोगों की ज़रा बातें सुन लें, उसके बाद लीडरान से बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ साहब आने वाले 3 महीने में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे। कर्ज बाद में उतारने, पहले लोड शेडिंग का प्रॉब्लम हल की जाए। जब कारोबार नहीं होगा, सनद नहीं होगी, तो कर्ज कैसे उतारेंगे जी? बिजली का मसला पहले हल होना चाहिए, बाकी मामला सब बाद में। मियाँ साहब आपको वोट इसलिए दिया था कि लोड शेडिंग के बहुत हो रही है और हमें बिजली की बहुत तकलीफ है, इसलिए आप हमारा ये मसला जो उसको हल करें। सब कुछ है, करने वाले बने, सब कुछ हो जाएगा। बुरहान सही करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी बिजली पे डिपेंड कर रही है, सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, कर्जे हटा देंगे तो और पैसे कहाँ से कमाएंगे। मियाँ साहब ये वाली बिजली का जो सा बुरहान निकला हुआ है ये पूरा नहीं कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एनर्जी क्राइसिस जो हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए। आने वाली हुकूमत इंशाल्लाह तवानाई के बहरान पर काबू पा सकते हैं इंशाल्लाह। अगर नई काबू पाने पर कोशिश करेंगी तो जो इन पहली हुकूमतों का हाल हुआ है वो इनका भी होगा। मुल्क और आवाम हम सब का पैसा फजूल चीज़ों पे जा रहा है। जो उन्होंने वादी किया और जो तरीके उन्होंने बताए हैं तो इंशाल्लाह काबू पा लेंगे नवाज शरीफ साहब। हमने इनको वोट दिया, उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे लिए कुछ बेहतरी ये कर सके। हम लोग जो है कर्जदार हैं, ये पहले कर्जे मर्जे ख़त्म कर लेगा, फिर उसके बाद जो है वो देखता है वो लोड शेडिंग। जो नवाज शरीफ का गवर्नमेंट अब आया है तो ये हमारे जो मसले है वो अभी वो हल करेगा। हम नवाज शरीफ साहब से चाहते हैं कि मुल्क सारा बिजली पर हम करें। ये जो कर्जे हैं ये तो उतरते रहेंगे, ये तो सियासी लीडर का मसला है, तो आवाम का मसला है, इनको हल करना चाहिए। नवाज शरीफ को सबसे पहले चाहिए कि बिजली का बहरान हल करे, क्योंकि जब माशियत आपकी सही होगी तभी मुल्क जो है कर्जों से निकलेगा। अंकल नवाज शरीफ हमारे मुल्क में बिजली का बहुत मसला है और आपको हुकूमत मिलने जा रही है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी बिजली का मसला ख़त्म कर दें। अंकल नवाज शरीफ जल्दी से बिजली ठीक करें, हमें बहुत गर्मी लग रही है, पंखा भी नहीं चलता। जी ये जो राय थी, तो हमने तकरीबन 8 शहरों से, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, इसी तरह छोटे बड़े शहर मिला के 8 शहरों की राय थी। तो सलमान शहबाज साहब आपसे बात शुरू करते हैं, क्योंकि हुकूमत आप लोगों की आ रही है। ये तो लोग भी कहते हैं कि आप कर्जे वर्जे तो बात की बात है, पहले पंखे तो चलाएं, बिजली तो चलाएं। अगर टेक्निकली देखें तो तकरीबन इस वक्त 6,500 मेगावाट की शॉर्टफॉल है, 500 अरब का सर्कुलर डेट है। और आज मैं चाहता हूँ बात हो बड़ी सादी ज़ुबान में जो लोगों को समझ आए। ये बताएं आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कितने महीने ये आप राजा परवेज़ अशरफ साहब वाली हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे कि वाकई हमारे घर के अंदर बत्ती जलाएंगे? जी थैंक यू वेरी मच मालिक साहब फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए ये तो बहुत बड़ा क्राइसिस है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये हम इनहेरिट कर रहे हैं PMLN की गवर्नमेंट। डेफिनेटली वी आर अवेयर, हमें पूरा इसका अंदाज़ा है, एहसास है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है और ये कितना बड़ा चैलेंज है। इसके देखें मालिक साहब, सिंपल हम तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है पाकिस्तान की स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर है और पावर क्राइसिस के
जो सबसे दो बड़े एस्पेक्ट्स हैं वो आज जो हम जिसको एनालाइज कर रहे हैं और मैराथन सेशंस हो रहे हैं, हमारी लीडरशिप की प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी है यही है कि हम पावर क्राइसिस को फिक्स करें। मैसिव करप्शन और इनकॉम्पिटेंस और लैक ऑफ विजन, ये तीन चीज़ें हैं जो पिछले 15 सालों से हम देख रहे हैं। जो ये एक गवर्नमेंट का बिल्डअप किया हुआ क्राइसिस नहीं है, ये पिछले कंसेक्टिव 10, 15, 20 सालों का डेवलप किया हुआ क्राइसिस है। और आज जो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है वो मैसिव करप्शन है। पाकिस्तान की पावर इकोनॉमी जो है वो कंप्लीटली करप्ट हो चुकी है। वो सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है इनएफिशिएंसीज को, करप्शन को। नहीं सलमान, ये तो हमें पता है, हमें तो मसले पता है, बल्कि मैं नाज़रीन को जरा बता दूं 2-3 फिगर्स ताकि उसके बाद आप ये बताएं कि आप करेंगे क्या। लाइन लॉसेस हमारे मुल्क में 24% के ऊपर है, जो बाकी मुल्कों में इंटरनेशनली तकरीबन 12% है। 150 अरब का टीका यहाँ पे लगता है। जो ये बिल्स नहीं लेते, कलेक्ट नहीं कर रहे, उस पर तकरीबन 67 से 68 अरब रुपए का सालाना टीका लगता है। रेंटल पावर में तकरीबन हमें $557 मिलियन का टीका लग चुका हुआ है। इसके अलावा 200 अरब का हमें टीका साल का लगता है करप्शन का। आप फिगर्स नाज़रीन अगर सोचें तो हमारे तो वो ज़ीरो ख़त्म हो जाते हैं कि सिफर कितने लगते हैं, हम सिफर हो गए सिफर गिनते गिनते। सलमान, अब ये बताइए क्या स्पेसिफिक स्टेप्स लेंगे आप लोग इसको एड्रेस करने के? हिस्ट्री तो हमें पता है। PMLN की गवर्नमेंट जो है वो 3 चीज़ों पे अपना फोकस रखे हुए है और पावर क्राइसिस के ऊपर 3 एरियाज में हम अटैक करना चाहते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये मल्टी डायमेंशनल है और इसके लिए हमें मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चाहिए। एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है इसको फिक्स करने का। इसके लिए हमें 2-4 तरीकों से अटैक करना होगा। एक तो डिमांड एंड सप्लाई गैप है। मालिक साहब, अब यकीन जानने के हालात ये हैं कि ये किसी को नहीं पता कि इस मुल्क में जनरेशन कैपेसिटी क्या है। कोई 21,000 कहता है, कोई 18,000 कहता है, कोई 14,000 कहता है। और हमारी जो अपनी असेसमेंट है और जो हमने थोड़ा बहुत डाटा निकलवाया है और इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की है, पाकिस्तान की जो जनरेशन कैपेसिटी है इस वक्त वो 13,500 से 14,000 पे है मैक्सिमम। ये सब स्टोरीज हैं कि हमारी 21,000 की इंस्टॉल कैपेसिटी है। इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी नजर में PMLN की जो टीम है उनकी असेसमेंट ये कि पाकिस्तान की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 14,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं है। और पिछले 1 साल का डाटा जो है वो आपको जो सबसे फ्रेश डाटा है वो ये बताता है कि 12 महीनों में पाकिस्तान ने ऑन एन एवरेज 10,000 मेगावाट से ऊपर प्रोड्यूस नहीं किया। तो जो शॉर्टफॉल नजर आ रहा है वो 4,000 मेगावाट के करीब नजर आ रहा है। तो एक तो ये एनालिसिस बड़ा जरूरी है कि हमारी जनरेशन कैपेसिटी है क्या। दूसरा, अफोर्डेबिलिटी, यानी पाकिस्तान की जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है, वो किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है और उसकी बेशुमार रीजंस हैं, वो हम स्पेसिफिक्स में चले जाएंगे। और थर्ड जो है, जो मैंने पहले भी हाईलाइट किया, वो है इनएफिशिएंसी, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, फाइनेंशियल इनएफिशिएंसी और मैसिव करप्शन। तो ये तीनों एरियाज हैं जिनको हम अटैक करेंगे और इन तीनों एरियाज को हम डील करेंगे, तब जाके रिलीफ आएगा। एक बात मैं बता दूं, मुझे पता है कि पाकिस्तान के अवाम बहुत कर्ब से गुजर रहे हैं, इसका क्विक फिक्स नहीं है, लेकिन आपको लोग कहते हैं 100 डेज, हम कहते हैं फर्स्ट 30 डेज में आपको इफेक्टिव मेजर्स नजर आ जाएंगे और रिलीफ जो है वो सिस्टम में आना शुरू हो जाएगा। मसलन मुझे एक चीज बताइए सलमान, पहले 30 दिन में क्या जितने आपके ये लेस्कोज वगैरह, जितने आपके डिस्कोज हैं, जेनकोज हैं, इनके तमाम क्या जो टॉप लोग हैं चेंज हो जाएंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहला इशू तो मालिक साहब ये है कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारी नज़र में उसको चलना चाहिए। उसको चलाने के लिए इस वक्त पैसा नहीं है और हमारा सबसे पहला फोकस ये है कि पैसा जो है वो अरेंज किया जाए और एक दफ़ा जो है तेल पंप किया जाए ताकि पावर प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाए। महंगी सस्ती जो भी है वो सिस्टम में आए, इकोनॉमी में आए और सिस्टम चलना शुरू हो जाए। सबसे पहला चैलेंज है कि वो पैसा अरेंज करना। उसके लिए हमने प्लान किया है कि वो मैक्सिमम हम फंड्स कहाँ से अरेंज करेंगे और एक दफ़ा पे ऑफ करेंगे। उसके साथ ही साथ इमीडिएटली जो सबसे बड़ा हमारे लिए इशू है कंसर्न का, जो पिछली गवर्नमेंट का नहीं था, वो ये है कि एक दफ़ा हम पैसा दे देंगे वो दोबारा खड़ा हो जाएगा, बिकॉज सिस्टम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, सस्टेनेबल नहीं है। सर्कुलर डेट जिसको हम कहते हैं वो 1 क्वार्टर के बाद फिर वहीं का वहीं आ जाएगा। तो हमारा असल जो फोकस ये है कि बजाय इसके कि उन पैसों को आग लगा दी जाए एक दफ़ा और उसके बाद उसको नहीं, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं करप्शन है, इनकॉम्पिटेंस है, तो वो तो फिर करप्शन इन्हीं इदारों को जो चला रहे हैं उन्हीं की है। इनकॉम्पिटेंस है तो क्या आप लोग इदारों के ये लोग चेंज करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मालिक साहब ये है कि हम सबसे पहले जो हमारी की अपॉइंटमेंट्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग सीट्स हैं जो बिक रही हैं इस वक्त,
किसी की 5 करोड़ रुपए में कोई सीट बिकती है, कोई CEO बिकता है, कोई 8 करोड़ रुपया बिकता है। मैं आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन पे बता रहा हूं कि ये सारी सीटें जो हैं पावर सेक्टर के अंदर ये पैसे देके बिकती हैं। सबसे पहले तो हम क्लीन इंटेग्रिटी वाले लोग, कॉम्पिटेंट लोग लेके उनकी अपॉइंटमेंट्स करेंगे, कंप्लीट बोर्ड्स को रीवैम्प करेंगे ताकि CEOs जो इलेक्ट हों ऊपर आए वो ट्रांसपेरेंट इंटेग्रिटी वाले और ऑनेस्ट लोग हों। ये हमारे कितने अरसे में, पहले 30 दिनों में हो जाएगा? हम इस वक्त कंप्लीट अपनी होमवर्क और स्कैन कर चुके हैं, अच्छे नामों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि स्पीडीली 15 से 20 दिनों में ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये हो जाएं, और नॉट ओनली इन पावर सेक्टर बट अक्रॉस द बोर्ड जितनी PSCs हैं वहां पे भी आप ये देखेंगे, बट स्पेशली पावर सेक्टर में हम अच्छे लोगों को लाके अपॉइंट करेंगे। दूसरा जो इसमें इमीडिएटली हमने एड्रेस करना है जिस चीज़ को, जिस तरह मैंने कहा, सर्कुलर डेट को एक दफ़ा क्लीन करना पड़ेगा और वहाँ से हमें नया स्टार्ट लेना होगा। और वो जो विंडो हमें मिलेगी 4 महीने की, 6 महीने की, उसके अंदर मालिक साहब हमें स्पीडी रिफॉर्म्स करने हैं। उसमें हमें करप्शन को भी प्लग करना पड़ेगा, उसमें हमें टर्न अराउंड करना पड़ेगा। जो जेनकोस ब्लीड कर रही हैं, जहाँ पे मैसिव करप्शन हो रही है, वहाँ पे अच्छे लोगों के को ला करके वहां पे ये सारा जो करप्शन का मामला है इसको रोकना पड़ेगा। सलमान, मैंने सुना है आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन मैंने ये सुना है कि आपकी तो मीटिंग्स के अंदर इसी बात पे बहस खत्म नहीं हो रही कि CNG को हम बंद करें या ना करें। आपसे तो CNG वाले काबू नहीं होंगे, तो आपसे फर्टिलाइजर वाले और दूसरे कैसे काबू होंगे? ये जेंकोस वाला तो बड़ी दूर की बात है। देखें, ये बड़ा आसान है, जब किसी को कुछ सोल्यूशन समझ नहीं आता, ये जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है मालिक साहब, ये उन्हीं का सोल्यूशन है कि जी CNG को बंद करोगे तो पावर सेक्टर ठीक होगा। ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि CNG जो है वो हम इनएफिशिएंटली अपना प्रेशियस फ्यूल जो है, इतना एक्सपेंसिव फ्यूल बर्न कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ। लेकिन सिर्फ CNG को आज बंद कर देने से पावर सेक्टर हल नहीं होगा। असल प्रॉब्लम ये कि 23% एफिशिएंसी जो है आपकी, 23% जो आपकी कैपेसिटी है वो ऑफलाइन है। और मैं आपको बताऊं कि वो ऑफलाइन क्यों है, और वो 23% का मतलब है तकरीबन हमारा शॉर्टफॉल हमारी नजर में 4,500 मेगावाट है। 23% का मतलब है तकरीबन 3,500 मेगावाट सिस्टम में से ऑफलाइन है जो चल सकता है। और उसकी 2 बुनियादी वजह, एक उसकी वजह है टेक्निकल फॉल्ट, यानी ऐसी ऐसी जगहों पे हमने आइडेंटिफाई किया है कि पावर प्लांट के पंखे खराब हुए हुए 2-2 साल से किसी ने ठीक करने का, किसी ने बॉदर ही नहीं किया, उनको फंड्स नहीं है। और अगर फंड्स हैं तो कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रहा, उसकी कोई टाइम लाइन नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और टेक्निकल फॉल्ट की वजह से तकरीबन 900 मेगावाट जो है वो आइडल पड़ा हुआ है, टेक्निकल, पैसों की वजह से नहीं, टेक्निकल फॉल्ट। दूसरा, जहां पे अपना हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं वहां हम मेरिट ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे, इनएफिशिएंट प्लांट्स को हम पैसा दे रहे हैं, एफिशिएंट प्लांट्स को हमने रोके हुआ है। तकरीबन हम 2000 मेगावाट के करीब बिजली वहां पे हमने रोकी भी जो हम बना सकते हैं। तो ये है डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम, करप्शन की वजह से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। जो 23% एफिशिएंसी ऑफलाइन, हम इंशाल्लाह, हमारी कोशिश है कि 40 डेज के अंदर हम 23% 3000 मेगावाट सिस्टम में ले आएंगे। उसके लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं, पैसा है उसके लिए, लेकिन इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं हो रहा या चोरी हो रहा है। उसके बाद हमारी मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर हमने फ्यूल मिक्स को, यानी जो हमारी कॉस्ट है। अच्छा, मैं सलमान मीडियम पे बाद में आते हैं, शॉर्ट टर्म पे पहले मैं जहांगीर तरीन साहब को ले लूं ऑनलाइन, मीडियम में तो बाद में बात करेंगे। शॉर्ट टर्म पे आप एग्री करते हैं जो इनका एनालिसिस और जो अप्रोच है? देखिए, ये तो जो बता रहे हैं ये सारी बातें हमने अपनी पिछले साल फरवरी में जो एनर्जी पॉलिसी हमने दी थी उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये एक बहुत लंबा 20, 25, 30 साल का एक फेलियर चलता आ रहा है जो पिछले 5 साल में बहुत एक्सेलरेट हो गया। और ये बातें सही हैं कि करप्शन बेइंतहा थी और ये चीज़ें बिकी हैं, मगर हमारे ये तो सब चीज़ें ठीक कह रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये कामयाब होंगे, बिकॉज कौम के लिए अशद ज़रूरी है कि एनर्जी सेक्टर हमारा ठीक हो ताकि मईशत का पहिया चले। अब कम से कम 2 से 3% GDP की लॉस हर साल हो रही है सिर्फ इसलिए कि एनर्जी क्राइसिस है आपको। मगर ये जो बातें कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं, एक तो इनको करना इतना आसान नहीं है, मगर सबसे बड़े मोटे जब तक ये फैसले नहीं करेंगे ना कि CNG का इन्होंने क्या करना है, फर्टिलाइज़र प्लांट की गैस का क्या करना है, और यहाँ बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो हम हमेशा से एक बात कहते हैं कि इस मुल्क में वेस्टेड इंटरेस्ट और माफियाज़ का कंट्रोल है। वो सियासी हुकूमत, वो जमहूरी हुकूमत जो इतनी दलेर है कि इन माफियाज़ को और इन वेस्टेड इंटरेस्ट को कौन सा माफिया है जो सा ये पावर सेक्टर के अंदर जिनकी बदमाशी की वजह से अनफेयर एलोकेशन की वजह से हम भुगत रहे हैं? CNG का मैं बताऊं आपको, ठीक है, CNG ने लोगों को फायदा दिया है, मगर एक पर्टिकुलर सुना चोरी बहुत है वहां पे। एग्जैक्टली।
तो ये जो प्रॉफिटेबल ही नहीं है वैसे। ये जो है ना जो गैस गायब हो जाती है सिस्टम में से, वो ज्यादातर सीएनजी की वजह से। अनअकाउंटेड फॉर गैस जो है वो 4-5% से बढ़ के अब 13-14% पे आ गई है। एक बहुत ह्यूज चीज़ है ये। वही गैस अगर ये इसको कंट्रोल करें तो ये सारी जा सकती है आपको पावर सेक्टर पे। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनकी सीएनजी सेक्टर हो गया, सीएनजी सेक्टर, फर्टिलाइजर देखें, फर्टिलाइज़र जो है आपको, अगर फर्टिलाइज़र में आप एक सस्ती गैस दे रहे हैं और उससे आप सस्ता फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, सब्सिडी तो वहाँ आ गई, तो ये आप लोगों को तो नहीं फायदा उसका हो रहा, लोगों को फायदा नहीं हो रहा, तो आपको ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, फार्मरों को डायरेक्ट सब्सिडी देनी पड़ेगी। मैं नाज़रीन को बता दूं, फर्टिलाइजर को मिलता है 90 रुपए के रेट पे, जबकि पावर सेक्टर को गैस मिलती है 450 के रेट पे। मैं आपको एक और अर्ज करूं, और अभी जब मैं आपको 8-10 रेट हैं मुख्तलिफ गैस के, जो किसी को कितनी की दे रहे हैं, किसी को कितने की दे रहे हैं। तो ये इन एक और माफिया क्या है, ऑयल चोरी। ऑयल निकलता है कराची से, जब वो जिनको में पहुंचता है जहाँ बिजली बननी होती है, उसमें से आधा तेल या 30% 30 से 50% तेल गायब हो जाता है। वो फिर तेल किसी और तरीके से आके वापस आ जाता है। तो इसमें इतने बेबहा चोरी सबसे बड़ा इशू है, चोरी और करप्शन सबसे बड़ा इशू है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड वैसे नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट। तो अगर ये लोग तरीन साहब बदल लेते हैं लोग और साफ लोग ले आते हैं, मुझे ये भी समझ नहीं आएगी, पूछूंगा अभी सलमान से लाएंगे कहाँ से, लेकिन अगर ये साफ सुथरे लोग ले आते हैं तो फिर क्या वाकई 90 दिनों में 60 दिनों में एकदम फर्क पड़ सकता है? मैं नहीं समझता कि इतना जल्दी इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। ये अगर 3000 मेगावाट को ले आएंगे ऑनलाइन तो बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा, मगर ये याद रखें वो 3000 मेगावाट जो है ना, जो फर्नेस ऑयल वाले बंद हैं, जब वो लाएंगे तो बिजली महंगी भी हो जाएगी। तो इतना ये मुश्किल काम है, मगर हिम्मत से और फुल अटैक करके वेस्टेड इंटरेस्ट को सोचे के वजह से रुके बगैर अगर आप ये करें, ये पॉसिबल है। अच्छा, मैं अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं सिर्फ फर्टिलाइजर की बात कर रहा था। बड़ी जल्दी से मैं लोगों को बता दूं कि सिर्फ 2011 में प्री टैक्स जो प्रॉफिट था फौजी फर्टिलाइजर का ग्रुप का, वो 49 अरब रुपए था। जो एंग्रो का था वो बड़ा पुराना प्लांट भी था, उनका भी तकरीबन 7 अरब के करीब था। और अभी फौजी फर्टिलाइज़र को कोई 11 अरब की सब्सिडी भी मिली थी, फिर इनको जुर्माने भी हुए अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ाने के। इसी तरह फातमा वगैरह दूसरों की, अभी हम एक प्रोग्राम स्पेशली फर्टिलाइज़र पे करेंगे, इस पर बात करेंगे। और ब्रेक के बाद आके पूछेंगे सलमान शहबाज से, क्या इन लोगों में हिम्मत है ये फर्टिलाइज़र लॉबीज़ को और दूसरे लॉबीज़ को हाथ डालने की, कि सिर्फ बातें करेंगे? हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। सलमान, आपके पास आऊँगा। ब्रेक से पहले बात हो रही थी और ब्रेक में मुझे वैसे जहांगीर तरीन साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आप फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं, उसमें होना ये चाहिए कि सब्सिडीज़ बजाय उनको देने के फर्टिलाइज़र्स को, वही सब्सिडी आप डायरेक्टली फार्मर को दें, उससे बल्कि आधी पे सब्सिडी दें और उतना ही आपको फ़ायदा है फर्टिलाइज़र एंड से। हाँ, बता दें। एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि अब ये सब्सिडी है ना गैस पे, तो तमाम जब यूरिया खाद बाहर निकलती है तो वो सब्सिडाइज्ड है। यानी कि अगर एक आदमी के पास 1000 एकड़ ज़मीन है, उसको सब्सिडी का फ़ायदा होता है, किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है, उसको भी उतना ही फ़ायदा होता है। हालांकि चाहिए 5 एकड़ वाले को। एग्जैक्टली। तो ये टारगेटेड, ये आपको भी फ़ायदा हो रहा है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट मुझे फ़ायदा हो रहा है, मगर कहने का मतलब ये है कि ये नहीं होना चाहिए। आप टारगेटेड सब्सिडी दें, छोटे फार्मर को दें, यूरिया के खाद के बोरी के ऊपर दें, मगर ये नहीं कि आप इधर से गैस को सब्सिडाइज कर रहे हैं। वो पता नहीं किस तरह से इस्तेमाल हो रही है, कितनी सब्सिडी। वो कहते हैं सीएनजी को बंद करें, टोटल के ना करें। देखें, सीएनजी एक बहुत ज़्यादा ख़राब है चीज़ पाकिस्तान के लिए, जो बिल्कुल ज़ाया हो रही है गैस, और जिस कीमत पे आप सीएनजी बेच रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। शायद मगर इसमें एक सिर्फ बेनिफिट है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें जो सीएनजी जा रही है, उस पर चल रही है, उसकी वजह से किराए कम है। तो इसका एक प्राइवेट किराया तो वो डीजल के रेट पे चार्ज कर रहे हैं, किराया तो वो कम नहीं कर रहे। किराया तो वो डीजल के रेट पे चार्ज करते हैं, गाड़ी चलाते हैं सीएनजी पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें भी लूट मची। इतना कभी भी इतना गैप 2 फ्यूल्स में आप रखेंगे ना, तो आपके साथ यही होगा जो हुआ है। जी सलमान, ये 2 बातें आप लोग क्यों नहीं हौसला पकड़ते? करें सीएनजी पे टफ डिसीजंस लें। हौसला पकड़ते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह की फजल से हौसला आएगा। अब जरा मेरी बात पहले हौसले से सुने आप, अब मुझे जरा जवाब देने दें। तरीन साहब ने बड़ा मज़े से क्लेम किया कि इन्होंने पावर पॉलिसी बनाई और बड़ा काम किया। तरीन साहब बड़े इंटेलिजेंट हैं। इनके साथ असद उमर साहब ने इसमें बहुत काम किया, जो हम सुनते हैं पावर पॉलिसी पर। ज़रा कौम को पता लगने दें कि फैक्ट क्या है।
फर्टिलाइजर के ऊपर बात आप भी कर रहे हैं और जहांगीर तरीन साहब ने बड़ी बात की कि ये माफिया है, फर्टिलाइजर माफिया, सबको पता है, सबको पता है ना जी। और इंशाल्लाह हम इससे डील करेंगे। इसको जितनी गैस जिस रेट पे मिलनी चाहिए वो मिलेगी और वो काम देखेगी। लेकिन अब बात खुली होनी चाहिए। असद उमर साहब जिस फर्टिलाइजर कंपनी के सीईओ रहे इतनी देर और इतने प्रॉफिट्स उन्होंने कमाए दबा के इतने साल, और थ्राइव किया उस कंपनी ने और दबा के बिजनेस को एक्सपैंड किया, उस वक्त उनको याद नहीं आया था कि ये मैं गैस किस रेट पे ले रहा हूं? और बड़ी मजे से पावर पॉलिसी पीटीआई की उन्होंने बना दी। ये है वेस्टेड इंटरेस्ट मालिक साहब, के पॉलिसी बनाने वाले जो हैं वो उसी से एडवांटेज उठाने वाले हैं। एक बात तो ये होगी, जवाब देना चाहते हैं, सुन ले, नहीं मैं ये यहाँ पे नहीं, यहाँ एक मिनट, यहाँ पे किसी का पर्सनल एजेंडा नहीं है, यहाँ के किसी का पर्सनल एजेंडा नहीं है, बट ये सबको पता है कि फर्टिलाइजर कंपनीज ने बेनिफिट उठाया और असद उमर साहब सीईओ थे एक फर्टिलाइजर कंपनी के और वहां ये सारा काम हुआ। चलें इनको क्लीन करने दें इस बात को, सलमान को बात करते हैं, फिर मैं आगे आई वांट टू स्टे ऑन द फोकस। मैं देखें आप जज्बाती हो रहे हैं, नौजवान हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फरवरी में हमने एनर्जी पॉलिसी डिक्लेयर की थी। असद उमर साहब जॉइंड अस 3 months लेटर, तो असद उमर साहब की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी एनर्जी पॉलिसी में, तो ये बात इनकी बुनियादी बात ही गलत प्रूव हो गई ना। असद उमर वो वैसे भी रेलेवेंट, मतलब वो इतना रेलेवेंट नहीं है। मुझे 2-3 चीजें बताएं। चलें, दैट्स अ फैक्ट के एक मिनट ना मालिक साहब, नहीं लेट्स पुट फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड स्ट्रेट। असद उमर साहब और जहांगीर साहब ने सब ने क्लेम किया मैनिफेस्टो के ऊपर, इन सबका बनाया हुआ है ये। 3 महीने आगे क्या 3 महीने पीछे क्या, छोड़ें, इस डिबेट में जाने की जरूरत नहीं है, अब आगे आ जाएं। दूसरी बात, अगली बात यह है कि अब हमने सोल्यूशन, वैसे भी सलमान गो इजी ऑन असद, वो असद इनके साथ है, उनके भाई आपके साथ भी बड़ी पॉलिसी प्लानिंग में हेल्प कर रहे हैं, इतना बड़ा तो अच्छा है दोनों ऐसे शहबाज ठंडा रहे, सॉरी सलमान ऐसे अटैक नहीं कर देते यार विदाउट नोइंग द फैक्ट। नहीं अटैक की बात है, मैंने फैक्ट्स की बात की, आपने फर्टिलाइजर सेक्टर की बात की। लेट्स कम बैक ऑन द सब्जेक्ट। मालिक साहब नहीं देखिए ना, वेस्टेड इंटरेस्ट की बात हो रही, तो पॉलिसी मेकर्स को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, बस ये मेरा पॉइंट ये है, और कोई मेरा पॉइंट नहीं है। असद उमर साहब से मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, बहुत पुराने टर्म्स हैं। अच्छा आगे आ जाएं। अच्छा 2-3 मेरी बात सुने, आपको पता है कि पिछले 12 महीने में क्या हुआ? 12 महीने में 276 अरब रुपए का लॉस हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी को, और उसमें से 207 अरब वो था जो चोरी में गई, बिजली चोरी में। ये फैक्ट है, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिगर है। एक मिनट आगे सुन लें। चाह रहा हूं आप मुझे आने वाले 12 महीनों में बताएं क्या होगा। पिछले 12 महीनों का हमें पता है, मसलन आई वुड लाइक टू गो इनटू स्पेसिफिक्स। 2-3 चीजें जो लोगों की फिक्र है, अभी IMF के पास भी आप लोगों ने जाना है, वहां पे आप लोगों की नेगोशिएशन होंगी है, उन्होंने इन सब्सिडीज के पीछे पड़ना है, जो जाहिर है ये एक रियलिटी है। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं हाँ, कि टैरिफ इंक्रीज होगा। मुझे बताएं क्या आप लोग टैरिफ इंक्रीज करेंगे? क्या बिजली के रेट बढ़ेंगे? बिकॉज हमें लगता है बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया 18,000 मेगावाट सिर्फ अपनी पंचक्कियों से, विंडमिल से बना रहा है। हम नेग्लिजिबल, हम कुछ बनाने, हमारी वो गवर्नमेंट से नहीं लैंड लीज पे देती। उसके बारे में आप लोगों की क्या पॉलिसी होगी? आप लोग हाइब्रिड की गाड़ियों की बात कर रहे थे, इन तमाम चीजों में आई वुड लाइक कि अगर आप हमें स्पेसिफिक्स में हम जा सकें। अच्छा, हमने ये बात की, तरीन साहब ने ठीक कहा कि जो फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है वो एट सोर्स होनी चाहिए, और उसमें हमें बड़ा क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि जो छोटा काश्तकार है 12.5 एकड़ या उससे कम है, उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, हजारों एकड़ जिनकी तरीन साहब जैसे जो बैठे हुए इनको नहीं मिलनी चाहिए सब्सिडी। वेल जो भी है कोई, मतलब खाली जो भी तरीन साहब ने तो कहा बड़े लैंडलॉर्ड्स को सब्सिडी नहीं मिलती। हाँ, नहीं मिल। अच्छा, ये हम फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें, आप भी मालिक साहब, मैं भी और तरीन साहब भी, हम तीनों 5 रुपए के करीब जो सब्सिडी ले रहे हैं गवर्नमेंट से अपने यूनिट के ऊपर, वो क्या जस्टिफाइड है? डू वी जस्टिफाई दैट जो आप अपने घरों में जो हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उस पर 5 रुपए में सब्सिडी मिलती है, वो लाइफ लाइन कंज्यूमर को मिलनी चाहिए, वो हम भी ले रहे हैं। तो इस सिस्टम के अंदर बहुत मैसिव प्रॉब्लम्स हैं। ये एक हमें फर्टिलाइजर की सब्सिडी नजर आ रही है, हमें अपने बड़े बड़े महल हैं सबके, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन 5 रुपए सब्सिडी ले रहे हैं जो कि सिर्फ लाइफ लाइन कंज्यूमर का हक है। तो एक वो भी प्रॉब्लम है। तो अब वे फॉरवर्ड में ये है मालिक साहब कि हम एक तो जो हमारी एग्जिस्टिंग ऑफलाइन कैपेसिटी है उसको हम लेके आएंगे, उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा जो है टी बिल्स के थ्रू आएगा, और क्वेश्चंस हम निकालेंगे सिस्टम के अंदर से, और एक दफा सर्कुलर डेट को क्लियर करेंगे। दूसरा, पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत स्लो पेस पे चल रहे थे, जिसमें करप्शन की वजह से वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे।
उसमें रेगुलेटर्स का बहुत प्रॉब्लम था, पॉलिसी मेकर्स का प्रॉब्लम था, उनको हम एक्सपेडाइट कराएंगे फास्ट ट्रैक बेसिस पे, जो कि बिल्कुल इस वक्त तैयार हैं, खड़े हैं और वो कमीशन हो सकते हैं। उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उनको फौरन हम शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को हम मैच्योर करेंगे, उनको फाइनल करेंगे। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट हमने चीज़ देखी अपने एनालिसिस में कि 2008 से लेके 2012 तक 82% का डिक्लाइन है इन पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट का। ये एक बहुत ही हमें सरप्राइज किया इस चीज़ ने कि 82% इन 4-5 सालों में डिक्लाइन आ गया पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट। वो क्यों आया? उसकी मेजर वजह थी कि पाकिस्तान ने एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी और लोकल इन्वेस्टर्स जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स थे उन सबको भगा दिया, क्योंकि पहला यहाँ पे जो कंडीशन थी वो थी कि पैसा कितना दोगे, और जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स थे वो बिल्कुल उन्होंने इंटरेस्ट लूज कर दिया, वो चले गए। दूसरा, हम रेंटल की तरफ चले गए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, देखें दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर है वो ब्लैक अफ्रीका में भी जाके इन्वेस्ट कर देता है अगर उसको अपॉर्चुनिटी नजर आए। ये तो आपका मीडियम और लॉन्ग टर्म होगा ना, ये तो आपका मीडियम और लॉन्ग टर्म में आएगा। सलमान, मुझे तो शॉर्ट टर्म में बताएं, लोग तो आपके गले पड़ जाएंगे 2 हफ्ते के अंदर। लोगों को मैं यही कहूंगा कि देखें, क्विक फिक्स तो हर चीज का निकल सकता है मालिक साहब, और ये गवर्नमेंट क्विक फिक्स करती रही। सर्कुलर डेट क्लियर करती थी, फिर महीने बाद सर्कुलर डेट आ जाता था, फिर क्लियर करती थी, फिर आ जाता था, और टैक्स पेयर का पैसा, इसी अवाम का खून पसीने का पैसा जो है उसको तीली से जला देते थे बार बार। हम भी क्विक फिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमें जो कंसर्न है वो ये है कि एक दफा सर्कुलर डेट क्लियर किया जाए तो उसको बाद उसको सर ना उठाने दिया जाए, उसको कंट्रोल में लेके आए और आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म करें। आप लोग पहले 30 दिनों में मेजर पॉलिसी डिसीजंस भी लेंगे, मसलन अगर ये प्लांट्स जो से हैं थर्मल मैं आपको जो आपने मुझे रोक दिया टैक्स ब्रेक्स, उसको आपने टैक्स ब्रेक्स की तरफ आते उसको आपने मुझे रोक दिया। देखिए, मैंने आपको ये जो बता रहा था जिसमें आपने कहा कि पिछली बातों में ना जाए, हम जो फिक्स करने जा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा एक ऑपरेशनल गैप है कि 10 अरब रुपया दे करके वो फॉरेन जो है वो आप आइडल कैपेसिटी को चला सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये तेल जो है ये जेनकोज में जाएगा, उसी को हम आपको अपना अप्रूव करेंगे, हम आपको कैश पैसा नहीं देंगे, और एफिशिएंट प्लांट्स जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, और जेनकोज जो हैं वो आपके ब्लीड कर रहे हैं, वो 20%, 25%, 30% एफिशिएंसी पे चल रहे हैं, क्योंकि वहां करप्शन है, वेस्टेड इंटरेस्ट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से वो पैसा ले लेते हैं, तेल ले लेते हैं, उनको चलाते हैं, और जो 60% वाले प्लांट हैं वो मुंह देखते रह जाते हैं। तो एक तो हम जो क्लीन बंदे लेके आएंगे, कॉम्पिटेंट लोग लेके आएंगे जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा और वो एक्सपर्ट्स होंगे अपने काम के, वो इसको ठीक करेंगे। और दूसरा जो है, टॉप लेवल पे जो हमने अपने रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एलोकेट करना है और मेरिट ऑर्डर क्या करना है। जो अच्छे एफिशिएंट प्लांट्स हैं कहां से आएगा? खाली सर, मैं एक सेकंड सलमान, तरीन साहब ये बताएं, ये सर्कुलर डेट का 500 बिलियन कहां से लाएंगे? पब्लिक सेक्टर मैं इसका जवाब देता हूं, मुझसे पूछे इसका जवाब करता हूं। ये ट्रेजरी बिल इन्होंने कहा है, अभी एक सेकंड, ट्रेजरी बिल ये देंगे। ट्रेजरी बिल देने का मतलब है ये लोन लेंगे और इसको पे करेंगे। तो ये जो आज का मसला है ये हमारी जो आइंदा की जनरेशन है उस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। इस सब चीज़ का हल ये है कि ये इनको फौरी तौर पे ज़रूर करें, जो अगर ये सर्कुलर डेट ख़त्म कर सकते हैं, मगर रेवेन्यू जनरेट जब तक हम इतनी नहीं करेंगे कि हम अपने मसाइल को हल ना करें, ये चीज़ें हम लोन ले के कहाँ तक जाएंगे। तो रेवेन्यू जनरेशन जो है जिसके ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो रेवेन्यू जनरेशन ऐसे सेक्टर्स में जो इस वक्त तक टैक्स नेट के बाहर है, रियल एस्टेट सेक्टर, इसके अलावा स्टॉक मार्केट, इसके ऊपर ये जब ये करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये फिर मुल्क के फाइनेंस को सीधा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ये जिस बहुत अच्छी बातें हैं कि आप वो टी बिल इशू करके उसके बाद सर्कुलर डेट ख़त्म कर देंगे, नहीं हो सकता इन द शॉर्ट टर्म। इनको प्लान करना चाहिए कि इस सर्कुलर डेट के मैनेज को या तो बहुत एकदम टैरिफ बढ़ा दें, बहुत टैरिफ बढ़ा दें, तो फिर शायद ये पूरा होना शुरू हो जाए। जितना टैरिफ बढ़ाते हैं उतनी चोरी शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत स्ट्रक्चर्ड और बहुत डे एंड नाइट प्रोग्राम करना पड़ेगा, और आई विश देम द बेस्ट, क्योंकि मुल्क के लिए बेहतर है अगर ये ख़त्म हो जाए। मगर ये ना करें कि बस लोन मजीद ले लें, सर्कुलर डेट ख़त्म कर लें। एक दफ़ा पहले हुआ था, ये शौकत तरीन साहब ने किया था अपने, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तमाम डेट जीरो हो गया था एक दफ़ा। बिल्स दिए थे, उसको डेट को पार कर दिया था मालिक साहब। जी सलमान, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि मालिक साहब, अगर हम सर्कुलर डेट को क्लियर नहीं करते, तरीन साहब इन अदर वर्ड कर्जा है, ठीक कह रहे हैं ये कि कर्जा लेके उसको क्लीन अप करेंगे और फिर क्लीन स्लेट से आगे चलेंगे। देखिए, जब आप इकोनॉमी के अंदर पावर लेके आएंगे ही नहीं, जब आपकी चिमनियों से धुएं निकलेंगे नहीं, जब इकोनॉमी चलेगी नहीं, जब ग्रोसर की ग्रोसरी स्टोर नहीं चलेगा, स्टील ओनर का स्टील प्लांट नहीं चलेगा, तो रेवेन्यू कहां से आना है? आप इकोनॉमी को किक देंगे, वो पावर आएगी सिस्टम में। रेवेन्यू ये भी तो आना है कि जो जिनके अभी धुएं निकल रहे हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए रियल एस्टेट की डील्स कर रहे हैं,
जो ये सारे काम कर रहे हैं वो टैक्स एंड वो तो गिवन है, वो तो हमारे मैनिफेस्टो का नहीं, वो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। अगर आप इस मुल्क में एक एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं और उसके तहत एक वाइड ये सारे एक्शन इकट्ठे हों तो क्या आप आ नहीं जाएंगे? फिर सर वो तो हमारी मैनिफेस्टो का हिस्सा है, वो तो करना है, वो गिवन है, वो तो करना ही है। लेकिन जो एसएमई सेक्टर उड़ गया बिल्कुल नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर की वजह से खत्म हो गया, वो आपकी बैकबोन थी, जो आपका मिडिल इनकम ग्रुप था, उनके बिजनेसेस तबाह हो गए, उनको हम रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, वहां पे पावर सिस्टम में लेके आएंगे। इस बात को आगे लेके चलेंगे सलमान। आई हैव टू गो फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा और मैं ब्रेक से बाद आके दोनों अपने जो मेहमान हैं उनसे पूछूंगा कि 90 दिनों में हमारी जिंदगी किस तरह बदलेगी। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि मैं इनसे स्पेसिफिक स्टेप्स मांगूंगा, दोनों अपने जो हमारे मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक फैक्ट छोटा सा बता दूं। पानी से बिजली जो पैदा होती है तकरीबन 2 रुपये फ़ी यूनिट, गैस वाली का खर्चा आता है 4 रुपये फ़ी यूनिट, कोयला 8 रुपये फ़ी यूनिट, फर्नेस ऑयल 16 से 17 रुपये फ़ी यूनिट और डीजल से 22 रुपये फ़ी यूनिट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी तमाम गवर्नमेंट्स का वतीरा ये रहा है कि वो शॉर्ट टर्म अगले इलेक्शन तक के फैसले करती हैं। डैम्स में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो 10 साल लगेंगे बनने में, उसका पता नहीं कौन फ़ायदा उठाएगा। वो चाहती हैं वो प्रोजेक्ट्स करें जो 2-3 साल में आएँ। और एक कंपैरिजन छोटा सा कर दूँ कि हमें बड़ा शौक है भारत से कंपैरिजन करने का। भारत में इस वक्त 4710 बड़े डैम हैं, 390 नए डैम बन रहे हैं, यानी कि हर 2.5 लाख आदमियों के लिए एक डैम। पाकिस्तान में टोटल बड़े और छोटे मिला के 14 डैम हैं। दैट इज़ इट, ख़त्म। इसलिए वो कहते हैं नो वंडर वी आर डैम्ड। तो ये लॉन्ग टर्म में अब क्या होगा? क्या ये PMLN गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में ऐसे मंसूबे भी शुरू करेगी कि नहीं? तरीन साहब आप पहले मुझे ये बताएं, अगर आप क्या एडवाइस करेंगे अगर आपकी गवर्नमेंट होती? मुझे 5 शॉर्ट टर्म बताएं कि लोगों को रिलीफ आए और जो पॉसिबल हो। जी देखें, ये स्ट्रेटजी तो एक ही है कि आप डेट को पे ऑफ करें और आप आइंदा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम काटें। जी देखें, इस वक्त जहाँ से भी पैसा आता है ना वो आप डालें एनर्जी में, क्योंकि वहीं से पैसा जनरेट होगा या इकॉनमी चलेगी। एक बात और अच्छी चीज़ हो जाएगी। देखें इस वक्त हाइडल भी पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है। 10 जून के बाद इंडस में फ्लोज बढ़ जाते हैं, तो आपका तरबेला से बिजली 10 जून के बाद, और गर्मी पहले आ गई तो पहले हो जाएगा, तो इससे कई हज़ार मेगावाट वहाँ से आ जाएगी जो कि आपको सप्लाई में बहुत बेहतरी देगी। तो एक तो कुछ रिलीफ इनको मिल जाएगी जून में जब पूरी हाइडल फुल पावर पे चलेगी, और इस दफ़ा बारिशें और बर्फ़ भी काफ़ी पड़ी थी, तो एक तो ये मिल जाएगी। मगर क्रैश प्रोग्राम है टू गेट जनरेशन कैपेसिटी अप। और याद रखें सबसे बड़ी एक और चीज़ करनी पड़ेगी इनको कि इनको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर इन्होंने डिसीजन मेकिंग में होने दी ना प्रोफेशनल्स की, तो ये सब काम ठप हो जाएगा। अगर उन्होंने कहा जी फलाना मेरा आदमी यहाँ लगा दो, एक MNA से और फलाना लगाना दो, तो ये हो जाएगा। तो एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हम ये भी आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ, हम कहते हैं बड़े पावरफुल बोर्ड बनाएंगे। बोर्ड पावरफुल बना देते हैं मगर चीफ एग्जीक्यूटिव लगाता है प्राइम मिनिस्टर, और उसके फिर बोर्ड का क्या फ़ायदा आ गया? उसका CEO किसी और ने लगाया। सो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ये ज़रूरी है कि बोर्ड की मर्जी का हो, बोर्ड को अकाउंटेबल हो और गवर्नमेंट के साथ बैठ के पूरा प्रोग्राम बनाए टारगेटेड कि जी आप आ गए, हमने आपको एम्पावर कर दिया, इतने दिनों में ये होगा, इतने दिनों में ये होगा, इतने दिनों में ये होगा, ताकि आप फिर उसको टारगेट के अगेंस्ट कंपेयर करें और अगर कोई कामयाब नहीं होता तो उसको आप फारिग करें। तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह की एक तरह से सख्ती से काम करना पड़ेगा। और ये जो है CNG ये वो जो करप्शन है, क्या करप्शन कोर्ट्स में केसेस खोलें, पकड़ें, लोगों को सजाएं दें? इस मुल्क में जब तक आप करप्शन या की अकाउंटेबिलिटी नहीं एग्जाम्पल जब तक नहीं बनाएंगे, अगर CNG का एक मालिक है, चाहे जितना भी वो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, जितना भी अमीर है, अगर वो चोरी कर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ CNG की, उसको पकड़ के अंदर कर दे। इसी तरह से और भी कई चीज़ें हैं। आप ये जब बिजली भी चोरी होती है और बड़े बड़े घरों में, फैक्ट्रियों में चोरी होती है, गैस बहुत बड़ी फैक्ट्री में चोरी होती है, सबको पता है कौन है वो, या ढूंढ सकते हैं, उनको पकड़े एंड मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ देम। सलमान आप बताइए हमें एज अ ऑर्डिनरी पीपल हमें ये बताएं कि हमें आप रिलीफ जो आ रही है, ठीक है ये बोर्ड्स भी आप आए बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं, लॉन्ग टर्म के आप डैम्स करेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें, कोल की कोई इंसेंटिव्स देंगे लोगों को, क्या करेंगे? हमें ज़िंदगी किस तरह बेहतर होगी आने वाले हफ्तों में? देखें जनरेशन कैपेसिटी, और बिजली का रेट बढ़ाएंगे तो कब तक बढ़ाएंगे? जनरेशन कैपेसिटी जो है वो तो करनी बढ़ानी हमने, वो उस पर काम कोई नहीं हुआ, और सस्टेनेबल जनरेशन कैपेसिटी बढ़ानी हमने।
बट हमारा सबसे पहला मोटी बात के ऊपर फोकस है मालिक साहब, वो है चोरी। चोरी जो है वो हमने 2 चोरियां रोकनी है। एक हमने चोरी रोकनी है जो जेनकोस के अंदर हो रही है, पब्लिक सेक्टर जनरेशन कंपनीज के अंदर तेल चोरी होता है बहुत ज़्यादा, उसको रोकना है। और दूसरा हमने बिजली की चोरी रोकनी है। और ये 2 चोरियां रुकेंगे तो 300 अरब रुपया हम साल का इंशाल्लाह बचाएंगे। और ये इसके लिए, इस चोरी को रोकने के लिए आप 10 लाख की फौज भी लगा देंगे तो ये चोरी नहीं रुकेगी, लोग करप्ट हो जाएंगे। इसके लिए हमें नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। हमारे पास सिस्टम ही नहीं है कि प्रोड्यूस कितनी हुई और डिस्ट्रीब्यूट कितनी हुई। और अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि 500 मेगावाट प्रोड्यूस हुई, 300 डिस्ट्रीब्यूट हुई, 200 किधर गई, किसी को नहीं पता लगता। पिछले 24 घंटे में क्या हुआ, किसी को नहीं पता लगता। और मजे की बात यह है, पिछले 20 सालों में हमने 2 यूरोपियन बेस्ट नेटवर्क सॉफ्टवेयर लिए, वो दोनों बंद पड़े हैं। किसी ने उनको प्लग अप किया ही नहीं और ना उनको चलाया। तो हमें नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन सेंट्रल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चोरी को फौरन रोकेगा। तो हमें सेंट्रल कमांड कंट्रोल सिस्टम चाहिए जो हमें पूरे मुल्क में बता रहा हो कि कितनी प्रोड्यूस हुई और कहां डिस्ट्रीब्यूट हुई, और जो बीच में अगर मिस हुई तो वो बता देगा हमें सिस्टम। तो हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना है और उसके ऊपर हम तेजी से काम कर रहे हैं कि नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जाएं। फिर हमें स्मार्ट मीटरिंग के ऊपर जाना है। पूरे मुल्क में प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, स्मार्ट मीटर सिस्टम्स लग रहे हैं, उसको हमें एक्सपेडाइट कराना है क्योंकि मीटर्स के ऊपर जो चोरी होती है और रीडिंग्स को आगे पीछे किया जाता है पैसे लेकर के, उसको हमें फौरन रुकवाना है। और स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम सारी दुनिया में चल रहा है और वो बहुत फूल प्रूफ निजाम है। एक तो रिवॉर्ड स्कीम शुरू कर दें कि जो बिजली वाले को पकड़वाए हमसाये को, दूसरे को चोरी के उसके ऊपर दें, उसको कोई रिवॉर्ड। बड़े बड़े लोग, खुद ही आधे लोग दूसरे को पकड़वा देंगे। देखें बिल्कुल ये भी ठीक है, लेकिन असल में देखें सारी दुनिया जो है मालिक साहब टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है। आप कभी अगर जाएं, जो इनका कमांड कंट्रोल सिस्टम कहने को जो है, वहां फाइलों के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन सलमान, इसमें कितना अर्सा लगेगा? ये जो आपका सिस्टम की अपग्रेडेशन है, ये जो आपने सॉफ्टवेयर कह रहे हो, जो सारा प्लग इन कर रहे हो, लूप होल्स प्लग इन करने को, ये कितना अर्सा लगेगा? ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 90 डेज। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो शॉर्ट टर्म में हम इसको करेंगे। देखिए, जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आप डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? देखिए, क्विक फिक्स में तो ये है कि हम पैसा दे रहे हैं, वो तो हम सिस्टम में पावर आएगी इंशाल्लाह। ये जो हम पैसे देंगे एक दफा और ऑयल की पंपिंग करेंगे, जितने लोग आप लगाएंगे सलमान, क्या वो परफॉर्मेंस इंडेक्स पे होगा कि जो अगर उनकी जो हम मालिक साहब प्राइम मिनिस्टर के नीचे तो आप रहेंगे, वरना फारिग है। हम इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर के नीचे एक सेल क्रिएट कर रहे हैं जो पहली दफा पाकिस्तान में होने जा रहा है। वो सेल जो है वो सारी मिनिस्ट्रीज की बेंचमार्किंग करेगा, उनकी टारगेट सेटिंग करेगा और उनकी क्वार्टरली इवैल्यूएशन होगी, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर होती है कि मिनिस्ट्रियां सोई ना रहें और प्राइम मिनिस्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता। सारी मिनिस्ट्रियों को जोर लगाना पड़ेगा पूरी हर डायरेक्शन में जहां जहां उनको काम करना चाहिए। तो हम क्वार्टरली इवैल्यूएशन करेंगे, जो मिनिस्ट्री काम नहीं करेगी उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो ये सेल जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। सेल को ब्यूरोक्रेट, ये इसको कोई ब्यूरोक्रेट हेड करेगा कि ये कोई प्राइवेट सेक्टर का बंदा हेड करेगा? इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस और हमारे पास नाम ज़ेर गौर हैं, लेकिन ये एक पावरफुल सेल होगा, एम्पावर्ड होगा और ये प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा कि जी कौन सी मिनिस्ट्री का कौन सा क्या टारगेट्स था, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उन्होंने एक क्वार्टर में क्या किया। सलमान, एक सेकंड, सलमान, ये तरीन साहब मुस्कुराए हैं ये परफॉर्मेंस सेल। नहीं, मैं एक बात और कर दूं, एक बात मैं और कर दूं, फिर तरीन साहब बात कर रहे हैं। एक बात मैं और कर दूं कि कौम को ये फैसला जरूर करना है। हमारा एनालिसिस और एस्टिमेट ये है कि जो सीएनजी सेक्टर के अंदर गैस इस वक्त जा रही है, तकरीबन 200 MMCFD जा रही है सीएनजी सेक्टर में, इससे हम लगभग तकरीबन 2500 मेगावाट सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम कौम से बात करेंगे, उनको इंगेज करेंगे, उनको ये फैसला करना है कि क्या। देखें, मैंने आपको शुरू में सलमान पूछा था, इसीलिए ये कौम पे ना डालें। नहीं, ये फैसले गवर्नमेंट ने लेने हैं। अगर आपका ख्याल है सही फैसला है तो आप में फिर हिम्मत होनी चाहिए। रिएक्शन तो आप हर करेंगे, नहीं, लेकिन आप मेरी लोड शेडिंग आधा घंटा भी बढ़ाएंगे तो मैं चीखूंगा। लेकिन हमारा काम है कौम को, हमारी गवर्नमेंट का काम होगा कौम को इन्फॉर्म तो करें, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन तो दें कि ये डिसीजन मेकिंग क्यों होने जा रही है। ये डिसीजन इसलिए करना जरूरी होगा कि 2500 मेगावाट जो इतनी क्रंच टाइम में क्राइसिस है इतना बड़ा, कौम ने अपना फैसला कर दिया सलमान, आप लोगों को लेग करके। कौम का अब आपका काम है दूसरे फैसले करें, सारे फैसले तो हमारे बिना डाले। तो हमारे बताइए, आप। मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि एक चीज़ ये भूल गए, मैं इनको मशवरा देता हूँ कि सबसे पहले जो इमीडिएट रिजल्ट आ सकता है वो कंजर्वेशन से आ सकता है।
तो एक हंगामी प्रोग्राम कंजर्वेशन का बनाएं, कम अज़ कम 1000 मेगावाट तो ये अभी बिजली का बचा सकते हैं, जिसमें दुकानें भी टाइम पे बंद करना और बहुत से और चीज़ें हैं। हंगामी लोगों को मोटिवेट करना कि वो एनर्जी को बचाएं, इससे सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टर्म कंजर्वेशन है जिससे आप बचा सकते हैं। और दूसरा मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि ये इस तरह के सेल्स बहुत दफ़ा मैंने बनते देखे हैं प्राइम मिनिस्टर के नीचे। सवाल मेरा इनसे सिर्फ ये है कि अगर ख्वाजा सफदर और चौधरी निसार साहब की मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो क्या उनको फारिग कर ख्वाजा आसिफ सॉरी आई एम सो सॉरी सुने ना, मैं इनका नाम ले रहा हूँ। मालिक साहब यहाँ हाई प्रोफाइल देखें हमें जरूरत नहीं है कोई भी नेम्स लेने की, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया और आप उसकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। सीधी सी बात, इन्होंने तो कंजर्वेशन की बात की, हम तो एक स्टेप आगे जा रहे हैं। हम तो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स पे जा रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, कि हम स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस होनी है या इंपोर्ट होनी है उनके ये स्टैंडर्ड्स हों ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट हों, और उसको हम इन्फोर्स करेंगे। वी विल मेक श्योर कि ये जो बिजली वेस्ट होती है इनएफिशिएंट तरीके से कंजर्वेशन भी हो और साथ साथ इंप्रूव टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स। सलमान वेरी क्विकली, सलमान जनरली 10 सेकंड रह गए, आखिरी 2 सवाल। एक तो ये कि आपका क्या ख्याल है जो बिजली के रेट तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे, कब तक आप बढ़ाएंगे? दूसरा, हमने भी कल ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि ख्वाजा आसिफ साहब नए मिनिस्टर होंगे एनर्जी के, हाँ या ना में ना जवाब दें, बेशक मुस्कुरा के टाल दें, हमें पता लग जाएगा। चले मुस्कुरा लिए, ये तो पता लग गया। अब बताएं बिजली का बढ़ा रहे हैं? देखें बिजली भी अगर बढ़ाएंगे तो बड़ी टारगेटेड होगी। ऐसे एरियाज जैसे कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो जिनके कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, वो प्रीमियम पे कर सकती हैं। अनइंटरप्टेड पावर अगर उनको चाहिए तो हम उनको ऑफर करेंगे कि हम आपको अनइंटरप्टेड देंगे, आपका टैरिफ बढ़ेगा और फिर आगे जाके इंशाल्लाह उसको रैशनलाइज कर देंगे, बट टारगेटेड होगी। अगर टैरिफ बढ़ेगा तो ऐसा नहीं होगा कि क्रॉस द बोर्ड होगा। बहुत शुक्रिया आपका तरीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त आ गया है कि इस मुल्क में एक एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए और गवर्नमेंट अब सख्त फैसले ले, सही फैसले ले, सख्त ले, और इस रिएक्शंस में ना जाए कि वेस्टेड लॉबी कौन सी है, कौन से दुकानदार नाराज़ होंगे, कौन CNG वाला नाराज़ होगा, बड़े लोग नाराज़ होंगे। लेकिन अगर एक बार सख्त फैसले ले लिए, ईमानदाराना फैसले ले लिए, तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। ये सिर्फ एक हुकूमत का अगले इलेक्शन का नहीं है। वी होप कि जो गवर्नमेंट है ये मुल्क का सोचेगी, अपने सिर्फ इलेक्शन का नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।